नमस्कार। सीमा संघर्ष के पॉडकास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय फौज ने कैसे दुश्मन के दांत खट्टे किए, ऑपरेशन सिंदूर कैसे लॉन्च किया, कैसे सोचा गया कि दुश्मन के किन अड्डों को कैसे कब तबाह करना है, और ये सब हमें बताएंगे रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा साहब बहुत विस्तार से। मैं एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, रिटायर्ड एयरफोर्स फाइटर पायलट, आज बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मंच पे आपने बुलाया और मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। कैसे ये इसकी प्लानिंग हुई, कैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या क्या तरह के हथियार इसमें इस्तेमाल हुए और किस तरह का इसका नैरेटिव था, कैसे ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में क्या फ़र्क पड़ा, ग्लोबल इसका इम्पैक्ट क्या था, इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे आज। और इस चर्चा से हम देशवासियों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। हमने डिप्लोमेटिक जंग कैसे जीती, नैरेटिव की जंग में हम कितने कामयाब हुए, भारतीय लोगों की भावनाएं क्या थी, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम ने इस सारे वक्फे में कैसे रिएक्ट किया, इन सब पर बहुत विस्तार। प्रणाम, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी दर्शकों का सीमा संघर्ष के इस पॉडकास्ट में। सीमाओं की रक्षा भारतीय फौज पूरी सफलता के साथ कर रही है और उसका सबसे ताजा उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, जो अभी होल्ड हुआ है, अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय फौज ने क्या हासिल किया है, आप सबके मन में सवाल होगा, और आप सबके मन में सवाल यह भी होगा कि हमने अपने दुश्मन को कैसे धूल चटाई है। ऑपरेशन सिंदूर प्लान कैसे किया गया, इसमें किन औजारों का, किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, कैसे किया गया, कौन से भारत में बने थे, कौन से हमने अपने दोस्तों से लिए थे, हमारे दुश्मन कौन है और उन दुश्मनों के साथी कौन है, आगे क्या हो सकता है, और ये तमाम सवाल जो आपके जहन में है, आज इस पॉडकास्ट में उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। और जवाब देने के लिए हमारे साथ है रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा साहब। बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू, बहुत खुशी है राजेंद्र देव जी आपके साथ जुड़ने के लिए और सीमा संघर्ष के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत गर्व है भारतीय फौज ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में प्रदर्शन दिखाया, एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया, और कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्रंट से लीड किया, हर डिसीजन में, हर चीज में उनका स्टैंप नजर आ रहा था, और सारी दुनिया इस ऑपरेशन को बहुत ध्यान से देख रही थी और इसको बहुत ध्यान से एनालाइज करेगी, क्योंकि कई चीजें पहली बार हुई हैं। बड़ी देर बाद दो पीयर ग्रुप की मिलिट्रीज के अंदर ये कॉम्बैट हुआ है, बैटल ऑफ ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कोरिया की वॉर में। उसके बाद काफी जो जंग हुए, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक में, वो पीयर ग्रुप नहीं थे। इवन रशिया यूक्रेन की वॉर में रशिया 12 गुना बड़ी फोर्स है कंपेयर टू यूक्रेन। तो पहली बार मैं पीयर ग्रुप पाकिस्तान को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे आर्म फोर्सेस नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर में अलग खड़ी है, और जो फोर्सेस पाकिस्तान के सामने खड़ी हैं उसको आप समझ सकते हो कि पीयर ग्रुप के मुकाबले में है। हालांकि हिंदुस्तान की पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ कि पीयर ग्रुप की लड़ाई में कैसे भारत उभरा है और कैसे उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है, एक न्यू नॉर्मल है, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये वर्ड प्रधानमंत्री ने भी यूज किया जब उन्होंने भी राष्ट्र को संबोधित किया। न्यू नॉर्मल रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, न्यू नॉर्मल आप भी बोल रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे लोग ये जानना चाहते हैं सर कि जब हमला हुआ तो उसके बाद ये सब सोचा कैसे गया, कैसे सोचा गया कि ये जो दहशतगर्द हैं और जो बाउंड्री के उस पार बैठे हुए हैं, सीमा के उस पार बैठे हुए हैं, इनको इस तरह से सबक सिखाना है कि ये खत्म हो जाए, या जो इनकी जो जहनियत है उस पर भी एक चोट की जाए, ये कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया? देखिए, आज तक जितने भी टेरर अटैक हुए, खास करके पिछले 30 साल में, जब टेररिज्म को पाकिस्तान ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बना लिया, और जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसमें सबूत मिला है, एक जुड़ाव नजर आया है पाकिस्तान आर्मी के साथ।
चाहे वो उनके हैंडलर थे, कहाँ उन्होंने ट्रेनिंग की, क्या उनकी इक्विपमेंट थी, गन्स थी या बारूद थे, वो सब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आए थे। तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान आर्मी का हर चीज में एक रोल था। देश आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होता जा गया। 2008 में जब मुंबई अटैक हुए तो हमने एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की कोशिश की। हालांकि तब भी वायुसेना अध्यक्ष ने कहा था कि समय आ गया है कि इनको मिलिट्री के साथ जवाब दिया जाए। मगर उस टाइम की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट थी उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था खुद में कि हम ऐसा एक मिलिट्री एक्शन ले। उनको शायद फिक्र था कि दुनिया क्या कहेगी। मगर 2014 में जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने एक बदलाव लाया है। ये अपनी थिंकिंग में देश की सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर एक बदलाव आया है। तो 2016 में जब पूरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ तो हमने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की। इंडियन आर्मी 10-15 किलोमीटर अंदर गई पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और उन्होंने उन ठिकानों पे अटैक किया जहां पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग हो रही थी। फिर पुलवामा हुआ। देखिए कैसे मोदी जी जो सबक सिखाने वाली बात है उसको कैसे सिस्टमैटिकली आगे बढ़ाए, सिस्टमेटिकली ऊपर चलता गया। नैरेटिव भी बढ़ा और हमारे एक्शंस भी बड़े होते गए। तो पुलवामा के बाद हमने क्या किया, बालाकोट में स्ट्राइक किया। बालाकोट जो पीओके के बियॉन्ड है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर है, हालांकि पीओके के 15-20 किलोमीटर ही बियॉन्ड है, और एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पे जिसमें तकरीबन 300 लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, और उसको हमने एयर से स्ट्राइक करके अंदर जाके तबाह किया। तो एक नया लेवल आया। और अब जब पुलवामा हुआ 12 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने सारे देश को संबोधित किया और बताया, बल्कि सारी दुनिया को भी बताया। सारी दुनिया ओपनली उन्होंने टेलीविजन में सारी दुनिया ने देखा कि हम इसका जवाब देंगे, कड़ा जवाब होगा, हम डिसाइड करेंगे कैसे जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उसी संबोधन में साफ साफ कहा था कि जो बचे खुचे ठिकाने हैं वो सब मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो बचे कुछ ठिकाने मिट्टी में मिला दिए? देखिए जब ये डिसीजन लिया गया तो आपने नोटिस किया कि हर रोज प्रधानमंत्री पूरी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को, एनएसए, एनटीआरओ, आईबी, रॉ, सर्विस चीफ, सीडीएस, सारी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को रेगुलरली मिल रहे थे, 1-to-1 मिल रहे थे, ग्रुप में मिल रहे थे, और उन्होंने पहले दिन ही क्लियर डायरेक्शन दे दिया था कि हम हिट करेंगे, हिट हार्ड होगा, हिट डीप होगा, और सबक अच्छी तरह सिखाया जाएगा। तो यह तय किया। साथ में प्रधानमंत्री ने सबको बोला कि इस ऑपरेशन का कोई नाम सजेस्ट करो। सब लोगों ने अपने 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 नाम से, मगर मोदी जी के पास पहले ही सोच रखा था इसका नाम सिंदूर होगा। क्या नाम है! देखिए कौन सोच सकता है इस तरह कि उसका नाम हम सिंदूर रखेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली हमारी सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश की थी उन टेररिस्ट ने। तो उसके बाद ये डिसाइड होना था कि कौन स्ट्राइक करेगा। देखिए आर्मी भी बहुत स्ट्रांग है, नेवी भी बहुत स्ट्रांग, इनफैक्ट नेवी का एसिमेट्री उनकी नेवी से बहुत ज्यादा है, तो एयरफोर्स भी स्ट्रांग है। तो ये डिसाइड किया गया जॉइंटली कि एयरफोर्स स्ट्राइक करेगी। क्यों एयरफोर्स स्ट्राइक करेगी? क्योंकि काफी टारगेट्स डीप है, और डीप स्ट्राइक के लिए एयर वेक्टर, जहाज, मिसाइल्स इनकी जरूरत है। तो ये डिसाइड हुआ, काफी अर्ली डिसाइड हो गया कि एयरफोर्स टारगेट पहले डिसाइड हो गए थे। टारगेट इन्होंने सबने मिलके, क्योंकि टारगेट्स के लिए और एजेंसीज की जरूरत होती है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। 21 टारगेट सिलेक्ट हुए, उसमें से 9 को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसको हमने फाइनली जाके हिट किया। मगर और 13 टारगेट स्टैंड बाय में थे कि अगर बात बढ़ेगी तो वो 13 को भी छोड़ेंगे नहीं आप। हाँ। सो ये स्ट्रैटेजी बनाई गई, और किस तरह के टारगेट,
एलईटी के या हेडक्वार्टर किसी के, या जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तीनों के हमने अटैक किए। हिजबुल मुजाहिदीन के पीओके के अंदर किए, मगर ये मुद्रिका और पवालपुर में ये दो बड़े टारगेट हुए। मौलाना मसूर का जो हेडक्वार्टर था उसको अटैक किया। तो ये तो हुआ सिलेक्शन का। अब कैसे हमने स्ट्राइक किया ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये डिसाइड किया कि हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। अच्छा, अपने ही इलाके से मारेंगे। हमारे जहाज फायर करेंगे मिसाइल्स। स्कैल्प मिसाइल है, 560 किलोमीटर की रेंज है। ब्रह्मोस तो सुपरसोनिक मिसाइल है, दुनिया की अहम मिसाइलों में से गिनी जाती है। इन मिसाइल्स को यूज किया गया अपने देश के 100 किलोमीटर अंदर से, क्योंकि जहाजों से वो फायर की गई। सारे टारगेट जिसको हिट किया उसकी एक्यूरेसी उन्होंने फोटोज में लाके सारी दुनिया को दिखा। बिल्कुल, एक एक टारगेट के थ्रू एंड थ्रू वो जाके मिसाइल लेके तकरीबन 130 से लेके 150 टेररिस्ट खत्म हुए। 10 बंदे मौलाना मसूद की फैमिली के, उसका भाई जो नेक्स्ट इन लाइन था, वो भी हमने खत्म कर दिए। तो सिग्नल बहुत क्लियर। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्राइक हमारे जो मिलिट्री टू मिलिट्री हॉटलाइन होती है, वो मिलिट्री टू मिलिट्री हॉटलाइन से उनको बता दिया गया था, स्ट्राइक करने के बाद हमने आपके टेरर टारगेट्स ये खत्म कर दिए। और हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ना हमने सिविलियन या कोई मिलिट्री टारगेट नहीं अटैक किया। उसके मुताबिक ही अगर कुछ करना करोगे आप तो सोच के करना, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। ये क्लियरली उनको 15 मिनट स्ट्राइक के बाद बता दिया गया था उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। तो इतनी क्लैरिटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, हिंदी में सर कह के मारा। हाँ, तो कह के तो प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही 12 घंटे के भीतर कह दिया था। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मारने की प्रक्रिया भी शुरू थी, ये हमारे दुश्मन को भी पता था। हाँ। सारी दुनिया को पता था। बार बार अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे थे कि कुछ होने वाला है। इसके बाद भी उनका डिफेंस हमारे अटैक को नहीं रोक पाया और हमने कह के मारा। सो मैं देखो, एक और वेपन जो हमने यूज किया जो इंडियन मेड है, स्काई स्ट्राइकर, इंडियन प्राइवेट कंपनी है बैंगलोर की, जो हमने जो पीओके के जो टारगेट्स हैं वो ग्राउंड से लॉन्च की, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किए हैं, और वो 4 टारगेट्स को उन्होंने उसके साथ भी मारा। देखिए, हर स्टेज पे कॉन्फिडेंस, डिप्लोमेसी का कॉन्फिडेंस देखो हमारी गवर्नमेंट का। हर स्टेज पे सारी बड़ी पावर्स को, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके साथ हमारी लगातार बात हो रही थी और सबको बताया जा रहा था कि हमने सबक, मीन्स दुनिया को सबको पता था कि हमने कुछ करना है और ये भी पता था क्या करना है। तो इतना क्लैरिटी हो, और ये नहीं, पाकिस्तान को पहलगाम के 12 घंटे के बाद पता था कि ये अटैक करने वाला। उस दिन से, बिकॉज उनको बालाकोट बुला नहीं था, उस दिन से वो लोग तैनात बैठे थे। उन्होंने एयर डिफेंस HQ-9 जो चाइनीज S-300 जैसा बिल्कुल आगे मूव कर दिए थे। फिर भी वो हमारी कोई भी मिसाइल को रोक ना पाए। ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर दुनिया भर में डिबेट हो रही है कि चाइनीज सिस्टम्स जो उनके पास हैं, 80% चाइना जो डिफेंस इक्विपमेंट है पाकिस्तान के पास, वो चाइनीज है। हाँ। तो ये डिबेट चलेगी। हाँ। और इसमें हम भी कुछ और बात कर सकते हैं। सर, अभी वो एक आपकी बात से मुझे याद आया, डर का आलम ये था, आपको याद होगा कि उनके एक मिनिस्टर रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हो गए। 2 बजे आए और कहे कि अगले 24 घंटों में या 12 घंटों में हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला करने वाला है। और तब भी हमने दुनिया को सरप्राइज किया, तब भी उनको गलत साबित किया। और उस वक्फे में हमने अटैक नहीं किया। करेक्ट। अपने चूज करके हमने वक्त और जगह को हमने अटैक किया। सर, कौन कौन से इसमें हथियार इस्तेमाल किए गए हमारे दर्शकों के लिए? पहले मैं बताऊं, ये जो टाइमिंग आप जैसे बता रहे हो ना, ये टाइमिंग, प्रधानमंत्री का काम है पॉलिटिकल डिसीजन देना। उन्होंने टारगेट्स तय हो गए, बाकी सब उन्होंने सर्विस चीफ को छोड़ दिया। उन्होंने कहते कि ये जो मिलिट्री डिसीजंस हैं, कौन सा मिसाइल आप यूज करोगे, कौन सा जहाज करोगे, कौन सा, सब तुम डिसाइड करो। और खुली छूट दी थी, ओपनली खुली छूट दे रहे थे, क्योंकि सर्विसेज को
ये ज्यादा कहते हैं, आप लोगों का अनुभव ज्यादा है इस चीज। हाँ। तो ये जो टाइमिंग था 1:30 बजे का, ये एयरफोर्स ने डिसाइड किया। क्यों 1:30 बजे? इसको एक अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट, यानी कि उस टाइम इंसान को सबसे ज्यादा नींद आई होती है। जो आप सिक्योरिटी गार्ड देखते हो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, सोसाइटीज के अंदर, वो 1:30-2 बजे तक वो सो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं और ताला लगा के गेट को सो जाते हैं। बिकॉज जो बॉडी क्लॉक है ना हमारी, वो उस टाइम सबसे उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहते हैं। और उस टाइम चाहे वो रेडार ऑपरेटर है, वो मिसाइल ऑपरेटर है उधर का, उसकी बॉडी वीकेस्ट पॉइंट पे होती है। तो इसलिए 1:30 बजे बालाकोट भी हमने सवेरे 2:15 बजे के करीब किया, अर्ली मॉर्निंग में किया। तो ये चूज हमने किया, मगर उनकी फोर्सेस रेडी थी। रेडी होने के बावजूद वो सक्सीड नहीं कर सके, क्योंकि जब स्ट्राइक हुई 15 मिनट के बाद आर्मी चीफ ने उनके प्राइम मिनिस्टर को बोला, विद इन हाफ एन आवर उनकी गवर्नमेंट ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया, उनकी गवर्नमेंट, कि हमारे पे अटैक हो गया। अब आपने जो सवाल पूछा वेपन्स का, देखिए एयर डिफेंस, जो डिफेंड करने के लिए एयर डिफेंस चाहिए, उनके पास क्या है? एक HQ-9 है, वो जो कॉपी है S-300 रशियन सिस्टम की एयर डिफेंस मिसाइल है, तकरीबन 250 किलोमीटर की उसकी रेंज है मिसाइल। तो जब हम अटैक करते हैं, हम जैमर्स यूज करते हैं, हम और सिस्टम्स यूज करते हैं जिससे वो देख ना पाए। दूसरी बात, जिस स्पीड की हमारी मिसाइल है, जैसे ब्रह्मोस है, 3 मैक पे जाती है, इतनी तेजी से अपने टारगेट पे पहुंचेगी कि समय इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत कम। एक भी मिसाइल हमारी या क्लाइड बॉम्ब वो न्यूट्रलाइज नहीं कर सके। सो दैट शोज उनके पास और भी हैं, क्रुताल है, S-2000 है और RBS-70 है। मैं कई सिस्टम गिना सकता हूं जो उनके पास हैं एयर डिफेंस के, मगर कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि सारे के सारे टारगेट हिट, सारी की सारों की पिक्चरें पब्लिक डोमेन। हाँ, और अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पब्लिश किया है सैटेलाइट इमेजेस को, और वो भी एडमिट कर रहे हैं कि उनको डैमेज ज्यादा हुआ। गवर्नमेंट ने तो मीडिया ब्रीफिंग में सारी पिक्चरें दिखा दी और पिक्चर दे दिए सारे मीडिया हाउसेस को, सब मैगजीन्स ने अपनी वो पिक्चर्स पब्लिश भी कर दी है। अब मुझे सिर्फ 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है जाननी है। इस अटैक में और उसके बाद उनके ड्रोन्स का जो हमारे ऊपर हमला हुआ, उसके डिफेंस में हमने अपने घर में बनाए कौन से हथियार और कौन सी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, और किसको आप सबसे कामयाब मानते हैं? जब उन्होंने रिस्पॉन्स किया जी, तो एक आम आदमी नागरिक सोचेगा कि हमने तो सिर्फ उनके टेरर अटैक टारगेट्स को अटैक किया, हमारे पास तो कोई टेरर टारगेट ही नहीं है, तो वो किसको अटैक करेंगे? तो ऑब्वियसली वो करेंगे सिविलियंस, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन। उन्होंने क्लेम किया आदमपुर, पठानकोट, जम्मू, ले उधमपुर, जगह जगह वो गए, उधर साउथ में भुज नलिया तक भी उन्होंने अटैक किया। उन्होंने इस्तेमाल किए ड्रोन्स, उन्होंने कुछ क्रूज मिसाइल, एक रात नाम की क्रूज मिसाइल है उनकी बनी हुई है, पर वो भी किसी और के साथ जुड़ के ईरानियंस के साथ बनाई, एक फतेह-2 उनके पास भी था। ऐसे और भी क्रूज मिसाइल्स हैं, सारी उनकी क्रूज मिसाइल सबसोनिक है, सिर्फ ब्रह्मोस ही एक थी जो सुपरसोनिक मिसाइल थी। ओके, तो सबसोनिक मिसाइल है, मार्क 0.8 पे जो जा रही है, उसको शूट डाउन करना रिलेटिवली आसान। अब हमारे पास क्या था? S-400 दुनिया का एक्नॉलेज्ड बेस्ट, आई मीन अमेरिकन एक्नॉलेज करते हैं कि ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो 600 किलोमीटर तक रेडार देखता है, 400 किलोमीटर तक शूट कर देता है, और उसके पास 4 तरह के रेडार, उसके बाद 4 तरह की मिसाइल्स हैं। दूर की मिसाइल डिफरेंट है, मिडिल डिस्टेंस की डिफरेंट है, शॉर्ट डिस्टेंस की डिफरेंट। ऐसा सिस्टम S-400, जो S-400 है तकरीबन 200 किलोमीटर इस तरफ, 200 किलोमीटर इधर, 200 किलोमीटर, ये इतना एरिया में फैला हुआ है और सिस्टम आपस में कनेक्टेड। सो इट इज अगर आप उसके बारे में डिटेल, जैसे हम मिलिट्री वाले डिटेल्स पढ़ते हैं, बहुत ही पावरफुल सिस्टम। ये तो था रशियन। अभी तक हमने 4-5 ऑर्डर किए थे, 3 आ चुके हैं, एक इस साल आएगा और एक नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आ जाएगा। कितने का इस्तेमाल किया हमने इसमें? सिंगल सिस्टम, एक ही से मार दिया। सिंगल सिस्टम मेनली बिकॉज उनके ज्यादा अटैक्स पंजाब और जम्मू और कश्मीर में थे, तो वो सिस्टम आदमपुर में है। मैं क्यों कह रहा हूँ आदमपुर में? क्योंकि अगले दिन उन्होंने कह दिया कि हमने आदमपुर का डिस्ट्रॉय कर दिया, और 11 तारीख को मोदी जी वहां पहुंचे आदमपुर में, और उन्होंने S-400 के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाई और वहां से सबको एड्रेस किया कि देख लो
और देखो गट्स कि आदमपुर जो बहुत क्लोज है बॉर्डर के, फ्रंट लाइन एयरफील्ड है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में इतना कॉन्फिडेंस है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, सीज फायर टेम्परेरी है, और वो जाके S-400 के सामने खड़े होकर आदमपुर में भाषण दे रहे। तो सी द कॉन्फिडेंस। उसके 2 दिन बाद एक S-400 भुज या साउथ में कहीं है, गुजरात एरिया में, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ गए वहां, उन्होंने भी वहां उसके साथ फोटो खिंचा के सारी दुनिया को दिखा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, ये तो रहा S-400, मगर हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम, देखिए आकाश मिसाइल सिस्टम आर्मी और एयरफोर्स के पास लार्ज नंबर्स में है, और ये एक पावरफुल सिस्टम है, इंडिजिनस है, उसके नंबर्स हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी मिसाइल्स की हमारे पास कमी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मोस की इन्वेंट्री इतनी है कि अगर हम 2 महीने और लड़ाई करते रहे तो हमारी ब्रह्मोस चलती रहेगी, इतनी क्वांटिटीज में हमारे पास ये वेपन। तो ये आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत। एक और चीज मैं बताना, एक DRDO ने एक इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं 4D। 4D का मतलब D फॉर ड्रोन्स, D फॉर डिटेक्ट, D फॉर डिटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। 4D ये एक सिस्टम बनाया इंडिया ने, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसमें BSF, आर्मी, एयरफोर्स, उधर साउथ में नेवी, सब उसके अंदर जुड़े हुए हैं, सबको पिक्चर मिल रही है, और सबके पास डिफरेंट वेपन्स हैं। एयर डिफेंस के हमारे पास छोटे वेपन्स हैं आर्मी का और एयरफोर्स के पास, L-70 गन्स हैं, शिल्का है, एंटी ड्रोन स्नाइपर्स हैं, BSF के पास वेपन्स हैं। ये सब मेड इन इंडिया है? ये सब मेड इन इंडिया बाय DRDO एंड इज फुल्ली कोऑर्डिनेटेड। एक तीसरी चीज मैं मेड इन इंडिया आपको बताता हूँ, बहुत कुछ मेड इन इंडिया है, पर थोड़ी थोड़ी चीजें हम आपस में समझते हैं। नहीं, इससे हमारे देशवासियों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो बिल्कुल बढ़ेगा। अब तो सारी लिस्ट जो मेड इन इंडिया इस्तेमाल हुए, उनकी लिस्टें अब ओपनली इंटरनेट में गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी, MOD ने, PIB ब्रीफ के अंदर। अच्छा, एक चीज सर, ये स्ट्रेटेजिकली ठीक है इसको रिलीज कर देना? क्यों नहीं, गर्व से रिलीज करना है। हम तो दूसरे देशों को बेच रहे हैं। हाँ। हमने ब्रह्मोस बेच दी, कितने कंट्री लाइन में खड़े हैं हमारे से ब्रह्मोस खरीदने के लिए। इसमें कोई, ये तो गर्व की बात है। आकाश सिस्टम कौन नहीं जानता कि हमारे पास आकाश, एक सिस्टम जब आपने इंडक्ट किया तो आपने उसकी प्रेस रिलीज हुई तब, तो इसमें कोई चिंता की बात। तो एक और सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटीग्रेटेड है, IACCS, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। वो काफी सालों से सिक्योर नेट पे इंटीग्रेटेड है, सारे रेडार, AD सिस्टम, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सब आपस में कनेक्टेड। तो ये जो, और एयरक्राफ्ट, उनकी मिसाइल, वो सब उसके साथ कनेक्ट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े इंडिजिनस सिस्टम्स हमने इंटीग्रेट किए हुए हैं फॉर डिफेंस ऑफ द नेशन। 600 ड्रोन्स हैं, मेरे को एक भी फोटो बता दो जो इंडिया में उन्होंने जो टारगेट, आपको पता है कि कई मिसाइलें उनकी साबित इंडिया में गिर गई, वो हमने टेलीविजन पे देखा। खुश हो जाना, खुश हो गया, आ जाओ, उन्होंने इतनी दूर से मारी कि उसकी प्रोपेलर नहीं खत्म हो गया, और वो बेचारी गिर गई नीचे, और फटी भी नहीं, और नीचे गिरने के बाद भी उनका वॉरहेड नहीं फटा। दैट मींस कितनी कमजोरी है उसके। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो एयर टू एयर की वेपन्स की हमने बात की, हमने एयर टू ग्राउंड वेपन्स की बात की, हमने इंडिजिनस सिस्टम्स की बात की, गर्व की बात है कि देखिए आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, आत्मनिर्भरता तो मोदी जी सब चीजों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा डिफेंस में होता है, क्योंकि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है ना, उसका कॉस्टिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और दूसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी सब कार्ड अपने छाती के साथ ऐसे रखते हैं। कोई भी वो डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि उसका पता है कि इसको मिल गई तो मेरा कॉम्पिटिटर मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो आत्मनिर्भरता है, देखिए आज के दिन में 1,75,000 करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है, उसमें से हमने तकरीबन 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है, और हमने नेक्स्ट 4 ईयर्स में हमारा टारगेट जो गवर्नमेंट ने दिया है 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा। तो हम तरह 80 कंट्रियों में हमारे एक्सपोर्ट जा रहे हैं डिफेंस के। तो ये है जो आत्मनिर्भरता हमारे देश के अंदर डिफेंस में ड्राइव मोदी जी खुद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म अगर हमने एक सुपर पावर बनना है, देखिए हमने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाना है, और 2 साल में 2027 में हमने 3rd बहुत नजदीक पहुंच गए। मतलब जापान को तो हम आजकल में ही शायद क्रॉस कर देंगे। तो वो पॉसिबिलिटी है, तो तभी हम, और हमारा दुश्मन जो है वो आज भी भीख ही मांग रहा है, आज भी हाथ फैलाए घूम रहा है। उनके आंकड़े बताऊं, उनका जो टोटल थे, हमारा
रिजर्व्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 680 करोड़ डॉलर, बिलियन डॉलर, हाँ, उनका लेस देन 10 बिलियन डॉलर। हाँ, यहाँ लड़ाई चल रही है, वो IMF के पास लोन ले रहे हैं, किस चीज के लिए? इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, हाँ, वो लोन मांग रहे हैं। हाँ, ये उनकी हालत है। तो इतना एक देश जिसके पॉलिटिशियन और मिलिट्री के जनरल्स ने लूट लूट के पैसा विदेशों में डाल के कोठियां बना ली, UAE और दुबई में और लंदन में, जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वो कैसा देश है? और जिसमें आम आदमी भिखारी। तुमको पता है कि वर्ल्ड से सबसे ज्यादा भिखारी किस कंट्री में है? हाँ। मैं नहीं कह रहा, अभी 5,000 जो है, 5,000 उनके भिखारी वापस भेजे किसने? सऊदी अरेबिया ने, जो एक तुम्हारे में उनका खास दोस्त था। UAE ने, मतलब उनमें सारे मुस्लिम देश हैं। खैर, सर एक चीज मुझे बताइए, मैंने आपकी एक पोस्ट देखी, आप कह रहे थे कि जब मेरी बैटिंग की बारी आई तो मैच ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ पोस्ट किया है। तो क्या मतलब, मैं समझूं कि आप चाहते थे कुछ दिन और लड़ाई चले? हाँ, देखो, ये इसके बारे में ना मिक्स्ड ओपिनियन है। जब कई लोग फौज में समझते हैं कि अब तो हमने मारना शुरू किया था। हाँ, देखो, हमने अभी ना दूसरी स्ट्राइक की बात नहीं की, हम तो सिर्फ टेरर स्ट्राइक की बात की है। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी वो दूसरी स्ट्राइक थी, जहां पे मिलिट्री टारगेट्स, 16 मिलिट्री टारगेट्स को हमने हिट किया। 16, उसमें 9 तो एयरफील्ड थी, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एयरफील्ड कौन सी? नूर खां। और नूर खां कहाँ है? चकलाला। और चकलाला कहाँ है? एक तरफ रावलपिंडी जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, और दूसरी इस्लामाबाद जो उनका कैपिटल है। उसके बीच में एयरफील्ड, जो एक स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड गिनी जाती है, जिसके सारे एयर टू एयर रिफ्यूलर उधर पड़े हैं, उनके सारे VIP एयरक्राफ्ट C-130 वगैरह सब वहां से। तो उस हार्ट ऑफ द कंट्री के पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हेडक्वार्टर के अंदर आपने मार दिया। दूसरा में मारा आपने सरगोदा में। सरगोदा किधर? सबसे इंपॉर्टेंट बेस है उनकी, F-16, सारे टॉप जहाज है ना उनके वहां पे है, और 200 किलोमीटर डीप है। और उसके 10 किलोमीटर पीछे क्या है? किराना हिल। किराना हिल क्या है? उसके अंदर टनल्स है, उसके अंदर उन्होंने अच्छा सर, एक चीज बताइए, अब किराना हिल की बात आप लेके आए, ये क्या खेल हो रहा है यहाँ पे? कई लोग कह रहे हैं न्यूक्लियर रेडिएशन निकली, कई लोग कह रहे हैं कि अर्थक्वेक एक ही दिन में जो 2 आए और सारे के सारे रिक्टर स्केल पर 4 से ज्यादा थे, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के न्यूक्लियर टारगेट्स को इंडियंस ने हिट कर दिया था। अब इस पर सर मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहूंगा, मुझे लगता है हमारा सारा ऑडियंस इसके बारे में आप। नहीं, मैं बताऊं, जब DG एयर ऑप्स ब्रीफिंग कर रहे थे तो ये सवाल किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ये किराना हिल्स में न्यूक्लियर फैसिलिटी है, तो उन्होंने एक अजीब सी स्माइल दी, स्लाई स्माइल जैसे बोलते हैं, और उन्होंने कहा, अच्छा, किराना हिल क्या है? वहां पे क्या है? ऐसे ही कि जैसे कुछ जानते ही ना हो। हाँ, कि कुछ जानते ही नहीं हो। सारी दुनिया को पता किराना हिल में क्या है, बच्चा जानता है, जो भी एनालिस्ट को पढ़ता है तो किराना हिल में क्या है। टनल्स में उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, बट वो तो उनका कहना का मतलब था कि हम इतने बेवकूफ देश नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल देश नहीं है जो कि किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में। एक संधि है हमारे दोनों में, बड़ी पुरानी संधि है, जब हम न्यूक्लियर ऑफिशियल भी नहीं हुए थे। अच्छा। जब हम 84 में, जब अभी तक हम अपना न्यूक्लियर प्लांट ही बना रहे थे, जहाँ पे हमारा फिसाइल मटेरियल भी पूरा रेडी नहीं था, तब से एक संधि है कि हम एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक नहीं करेंगे। और हम तो वैसे भी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, उनकी उल्टी पॉलिसी है कि अगर इंडिया हमारे को तोड़ देगा, काट देगा, तो हम। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में भी बताओ। एक जहाज कहते हैं कि आया अमेरिका से, जो रेडिएशन पड़ लेगा, बोरोन मंगवाई गई वहां से, इजिप्ट से, जो न्यूक्लियर रेडिएशन को कम कर देगी। मगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो आए, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कंफर्म कर दिया कोई रेडिएशन नहीं है। ये सब पाकिस्तानी नैरेटिव बिल्डिंग, दुनिया को डराने के लिए, यहाँ पे हो जाएगा, न्यूक्लियर बम फट जाएंगे, लोग खत्म कर देंगे। सर, दुनिया को तो बाद में डराया, पहले तो खुद ही डर गए होंगे। बिल्कुल, आम आदमी तो घबरा गया। हाँ, मिलिट्री वालों को तो फिर भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, मगर जो आम आदमी है वो तो घबरा गया। कुछ लोग तो इंडिया में भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आम आदमी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचते समय लगता है। सो ये रहा नैरेटिव। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, एयरफील्ड्स, रहीम यार खान, यस,
देखिए हमने स्कार्डो पता है लेके ऑपोजिट में है। अगर 1947-48 में हम यूनाइटेड नेशन पे नेहरू जी ना ले गए होते हमको, तो स्कार्डो हमको अपने हाथ में ले लेना चाहिए। वो बिल्कुल चाइना का नियरेस्ट एयरफील्ड है, चाइना कई बार अपना सामान वगैरह भेजता हुआ है, स्कार्डो आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री के अंदर टारगेट्स, और क्या टारगेट किया रेडार हमने लाहौर के पास, तो उनका जो HQ-9 का मेन रेडार जो कमांड एंड कंट्रोल रेडार है उसको खत्म कर दिया, एक मिसाइल सिस्टम को भी खत्म किया। उसके बाद हमने कई वेपन्स डंप किए, हमने रेडार पसरूर सियालकोट के पास, इधर नीचे मुरीद, कई बेसिस पे हमने उनके रेडार वेपन्स डंप को 16 टारगेट्स में से 9 एयरफील्ड और बाकी ये रेडार और ऐसे सिंगल स्ट्राइक में, ये सब सिंगल स्ट्राइक का काम है। टोटल लड़ाई हमारी 90 घंटे की है और लोग लिख रहे हैं आर्टिकल्स कि 90 घंटे में हमने नैरेटिव कैसे बदल दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, ये चीन और तुर्की ने कैसे कैसे मदद की हमारे दुश्मन की? कैसे हथियार से, या कैसे अपने इंटेलिजेंस से, या कैसे अपनी फौज से? 80% पाकिस्तान की मिलिट्री के हार्डवेयर चाइनीज है आज, 80%। 2 तो बड़े बड़े तरह के उनके जहाज है, J-10C, नंबर जो भी उनके पास कम है, मगर ऑर्डर जो किए हुए थोड़े और भी आने वाले। उनके पास JF-17 का तकरीबन 130 और 150 के बीच में है। JF-17 पुराना जहाज है, बट उसमें लेटेस्ट रेडार और मिसाइल उन्होंने दे दिए। सबमरीन्स सारी चाइनीज है, बड़ी फ्रिगेट्स चाइनीज हैं, मेन बैटल टैंक चाइनीज है। तो ये तो चाइना का उनके पास। दूसरी बात, ये CPEC जो बना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, और क्योंकि बलूच और इनको रेगुलरली अटैक कर रहे हैं, उन्होंने सिक्योरिटी वाले भी अपने लाके रखे। तीसरी बात, जब भी कोई नया सिस्टम किसी कंट्री को भेजता है तो उनकी टेक्निकल टीम्स, ऑपरेशनल टीम्स वहां पे आती है। तो ये जो J-10, ये जो नई मिसाइलें PL-12, PL-15, ये जो सब दी गई, उनके लिए एक टेक्निकल टीम्स आएंगी। जब से पहलगाम हुआ तो उन्होंने और बंदे भेज दिए ताकि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर भी उनको हेल्प करे। पाकिस्तान के पास अपनी सैटेलाइट्स नहीं है, सारा सैटेलाइट इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? चाइना से। चाइना उनको पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है वहां से, कम्युनिकेशंस और ISR, यानी कि वो बता रहा है कि दुश्मन के जहाज इधर से उधर हिल रहे हैं, क्या हो रहा है, उनके टारगेट्स क्या कर रहे हैं, उनका सारी इंफॉर्मेशन। ये तो फुल फ्लेज, जैसे मतलब सब उधार का है, सुधार का है, और पैसे नहीं दिए। सही बोला आपने। और दूसरी बात, जैसे यूक्रेन में नाटो ने आके एडवाइजिंग किया, खुद लड़े नहीं, मगर सारा कुछ कंट्रोल वही कर रहे थे नाटो। वही हिसाब है चाइना ने पाकिस्तान के साथ। ये तो रहा चाइना का। तुर्की का क्या देखो, तुर्की ने उनको पहलगाम होने के बाद आज तक कहते हैं 700 के करीब ड्रोन पहुंचा दिए। C-130 रेगुलरली आ रहा था, सब दुनिया फ्लाइट ट्रैकर पे ट्रैक कर रही थी कि वो जहाज भर भर के लेके आ रहे हैं ड्रोन। शिप भी चले थे, शिप पहुंचे नहीं, मगर ड्रोन एज इट इज उनके पास ये बख्तियार TB2 और अंका और एक और तरह का ड्रोन है। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 2 तरह के ड्रोन होते हैं। एक तो सर्वेलेंस टाइप या जिसको कॉम्बैट ड्रोन्स कहते हैं, वो हाई ऑल्टीट्यूड होते हैं, प्रोपेलर वाले होते हैं, बड़ी स्लो चलते हैं, वो सिटिंग डक्स है, उसका कोई काम नहीं है लड़ाई के अंदर। पीस टाइम के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, मगर अगर लड़ाई में यूज करोगे तो कोई उड़ा देगा। अच्छा, मगर जो मेन ड्रोन उन्होंने यूज किए क्रूज मिसाइल्स के साथ, वो थे छोटे ड्रोन। उसमें डिकॉय से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिग्नल लेने के लिए ड्रोन से, कईयों पे वॉरहेड था। हमने देख लिया 60% तो वो वैसे न्यूट्रलाइज हो गया। अच्छा, जो गिरे वो फटे नहीं, जो फट गए वो उन्होंने ऐसी जगह फटे जहां पे कोई था ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, इसका महत्व बढ़ गया। देखो, ड्रोन में अगर वाकई आप ड्रोन वॉरफेयर करना चाहते हो, तो जैसे यूक्रेन रशिया में हो रहा है, कामिकाजी जेट ड्रोन्स जो लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे, जिसमें वॉरहेड ज्यादा होगा, जो थोड़ा बड़ा होगा और स्टिल नॉट एक्सपेक्ट, जैसे हमने यूज किया
हैरोप वो जो हमने इजरायली ड्रोन है हमारे पास, बहुत बड़ा ड्रोन है। कितना इस्तेमाल किया हमने इन इजरायली ड्रोन्स का? कितने एग्जैक्ट नंबर तो ओपन डोमेन में, जैसे हमको पता है ब्रह्मोस तकरीबन 15 ब्रह्मोस हुई है, वो कितने एग्जैक्टली है ड्रोन वो भी आ जाएगा पब्लिक डोमेन में आने वाले समय में। मुझे भी एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, पर है बहुत। 8 घंटे लॉइटर कर सकता है, फिर वेट करेगा कब कोई रेडार ऑन हुआ, जाके उसको मारेगा। तो वेरी पावरफुल ड्रोन्स, नंबर्स आर वेरी लार्ज। और एक और मैं बता रहा हूँ, जो हमारी आत्मनिर्भरता है ना, उसमें 2-3 कंट्रियों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एक तो इजराइल, तो हमारे जो रेडार्स हैं, ग्राउंड रेडार्स है, एयरबोर्न रेडार्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, हमारी मिसाइल्स हैं, उस सब में MRSAM हम बनाते हैं इजराइलियों के साथ। MRSAM बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस वाली, एक लॉन्ग रेंज सैम बना रहे हैं। तो उसमें एक आस्त्रा मिसाइल है हमारी A2A, जो हमने खुद बनाई है। पहली जो आस्त्रा 1 बनाई उसकी 75 किलोमीटर है। आस्त्रा 2 जो अभी रेडी हो गई है उसकी 175 किलोमीटर है। जो आस्त्रा 3 बनने वाली है उसकी 350 किलोमीटर की रेंज। तो इस तरह से हम जो मिसाइल्स के अंदर, और जॉइंट वेंचर जो ब्रह्मोस का है हमारे रशिया के साथ बहुत बड़े, तो कहा जा सकता है कि इजरायली और रशियन सिस्टम्स ने हमारे को काफी हेल्प किया आत्मनिर्भरता में, और एक्चुअली भी ऑपरेशनल में वो अच्छे निकले। और इसी आत्मनिर्भरता ने फर्क खड़ा कर दिया हमारे और हमारे दुश्मन के बीच में। लेकिन सर, एक बात जो कंसर्निंग है, नैरेटिव, जो दुनिया में आजकल जिस तरह की जंग लड़ी जा रही है उसमें नैरेटिव का बहुत बड़ा रोल है। वॉर ऑफ नैरेटिव में आपको लगता है हमने जंग तो जीती, लेकिन वॉर ऑफ नैरेटिव में हम पीछे रह गए? देखिए, जो नैरेटिव है ना, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब उसको नैरेटिव को एक्चुअली पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप झूठ बोलते हो, आप उनके मोरल को अफेक्ट करते हो, उनकी पब्लिक मोरल को अफेक्ट करते हो, आप उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अंडर कॉन्फिडेंस कर सकते हो। तो नैरेटिव बिल्डिंग एक बहुत बड़ी और बड़े तरह की नैरेटिव। सो देखो, चाइना में हम सब जानते हैं कि ग्लोबल टाइम, CGTN, बहुत उनके हैंडल्स है जो ऑल द टाइम अपने सिस्टम्स के पास वाह करते हैं और सारे दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं, और उनके 10 जहाज जाएंगे बोलेंगे 100 जहाज गया। तो ऐसे करके वो नैरेटिव बनाते हैं। सिमिलरली ग्लोबली कुछ देखो, कोई भी कंट्री इस दुनिया में ये नहीं चाहती कि हम भारत को सुपर पावर बनते। सब कोई अपने अपना सोचते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट। आपने देखा सब लीडर्स की क्या स्टेटमेंट, सबने सहानुभूति दिखाई हमारे साथ क्योंकि हमारे कुछ लोग मर गए, वो पार्ट तो ठीक था। जब लड़ाई हुई सबने हाथ धो लिए। सबको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है, कोई आपके साथ नहीं आने वाला, और इसलिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो IW में मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, टेलीग्राफ ऑफ लंदन है, वो सब में हमने आर्टिकल्स पढ़े जो एम्बेडेड आर्टिकल थे। कौन उसका बैकग्राउंड है, कौन उसके ऑथर को पे कर रहा है, क्या चाइना दे रहा है, क्या। देखिए, और बड़े नैरेटिव बताता हूँ आपको। अमेरिका को पता है कि इंडिया ने अभी फाइटर जहाज खरीदने, वो किसी न किसी चाहेगा कि रफाल का नाम थोड़ा खराब हो, आप समझ रहे, ताकि उनके जहाज का चांसेस बढ़ जाए। ऐसे तरह जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनके अपने नैरेटिव्स हैं, और वो नैरेटिव्स भी पब्लिक के अंदर डाल रहे हैं। तो एक मोरल का एक काम है, और तरह तरह के तरह। सो नैरेटिव की बात क्या है, हाँ, बालाकोट के बाद पाकिस्तान के पास जो उनका DGISPR है, जो उनका काम है ब्रीफ करना मीडिया को, मीडिया को बता दें। हाँ, वो उनके पास बहुत बड़ी टीम है, और वो इसमें मास्टर बन गए। अच्छा, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की हुई है, बड़े खास सिलेक्टेड लोग हैं, वो हमेशा उधर ही रहते हैं। हमारे तो है ना कि मिलिट्री ऑफिसर आज इधर बैठा है, कल किसी और चले। तो उन्होंने बालाकोट के बाद ये सबूत देने की कोशिश की कि कुछ हुआ ही नहीं, जंगल में फेंक गए ये तो बम, और अभिनंदन को हमने क्रॉस कर लिया। सो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम भी ना काफी सीख गए। इस बार हमने नैरेटिव को मच बेटर हैंडल कर लिया। तो ये अच्छी बात है। वो हम जैसे लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, हाँ, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं क्या हो रहा है, हम ट्वीट कर रहे हैं, हम लिंक हर जगह पे वो कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग के लिए देश काफी आगे बढ़ रहा है, और मेरे को लगता है और बढ़ सकता है। और बढ़ सकता है, और बढ़ सकता है। मतलब जो कहते हैं मारना भी, और मारने के बाद शोर भी मचाना, शोर भी कि हमने मारा है तुम्हें और ये रही चोट। आम आदमी को वो शोर सुनना है,
हाँ, आम आदमी को आम शोर आदमी सुनना को है। शोर ही समझ आती है। सही बात है। Yeah. तो इस बार जो शोर मचा है, आपको लगता है कि पहले से हिंदुस्तान ने बेहतर शोर मचाया है? हाँ, मच बेटर हम रहे हैं। फिर भी सर वो लोग कुछ लोग नैरेटिव बाहर बैठे हुए, मतलब हमको और टीम्स बनानी, ओके, और टीम्स बनानी है वर्ल्ड ओवर, क्योंकि कई लोग वो इंडिया का नैरेटिव नहीं पढ़ पा रहे ना, जो लंदन में क्या छप रहा है, वेस्ट एशिया में क्या छप रहा है। देखो, आपको पता है अल जजीरा एक नैरेटिव बिल्डिंग काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हमको पता है उनको फंड भी कौन कर रहा है। हाँ। तो हमारे को भी ऐसा करना है। हमारी देखो बियॉन्ड इंटरनेशनल चैनल है, मगर बियॉन्ड पे हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सॉफ्ट बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। अल जजीरा जैसे हम लोगों को भड़काते नहीं, ये नहीं कह देते उसका तबाही हो गई, ये हो गया। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग के लिए हमको और काम करना पड़ेगा। श्योर जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और डिप्लोमेसी को आप कहाँ देखते हैं? मतलब आपको नहीं लगता कि एक आम हिंदुस्तानी अमेरिकी राष्ट्रपति से उम्मीद कर रहा था कि वो कहेंगे कि हाँ, हिंदुस्तान पर टेरर अटैक हुआ है और भारत के पास ये राइट है कि वो जहां भी वो टेररिस्ट हो उनको ढूंढे, उनको मारे, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था और हमने भी ऐसा ही किया था। देखिए, बिल्कुल सही बात। जितना बड़ा अटैक अमेरिका पे हुआ WTC टावर्स में, 3000 लोग, इतने बड़े न्यूयॉर्क के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिरा देना, और देखो अमेरिका शेकअप हुआ, वो तब से लेके आज तक उन्होंने ऐसा अटैक कुछ होने नहीं दिया। सो उसमें कोई शक नहीं है कि देयर इज अ नीड फॉर अस, हमको भी इस चीज को सॉर्ट आउट करना है। डिप्लोमेसी की बात जो आपने जो मेन सवाल पूछा, हाँ। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारे हेड्स और फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात कांस्टेंट। देखो, सऊदी अरेबिया किसी जमाने में पाकिस्तान का खास, आज 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। यूएई इंडिया में जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोनों देश। कतार जैसे लोग हमारे साथ बातें कर रहे हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दे रहे। सो मेरा कहने का मतलब है कि डिप्लोमेसी में हम इसलिए भी, क्योंकि देश बड़ा देश बन रहा है, हम वी आर अ बिग मार्केट, दुनिया हमको हर तरह से चाहती है, हमारे लोग पहुंचे हुए हैं, सारे टॉप सीईओज अमेरिका में इंडियंस है। तो ये जो डिप्लोमेसी, वर्ल्ड बैंक का हमारे बंगा जी हैं, प्रेसिडेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डिप्लोमेसी में हम, रशिया हमारा दोस्त है, चाइना ने भी कोई गलत वर्ड नहीं यूज किया, ठीक है, उन्होंने लास्ट में आके बोलते हैं पाकिस्तान के साथ हैं, पर थ्रू आउट द इनिशियल वॉर उन्होंने चुप्पी साधे रखी, बिकॉज उनको भी पता था जो हुआ है गलत हुआ है, ठीक है ना, और टेररिज्म उनको भी खा रही है, और वो टेररिज्म को भी सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है। सर, दुख की बात यही है कि वेस्ट भी इसी टेररिज्म से, बल्कि मैं सीधा सीधा बोलूं बगैर लाग लपेट के, तो ये जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भीतर है, मैं छुपा के क्यों बोलूं, मैं साफ बोलता हूं, इससे पूरा वेस्ट तबाह है, इसके नुकसान देख रहा है। अभी आपने अमेरिका का जिक्र किया, उससे बड़ा नुकसान तो दुनिया ने देखा नहीं अभी तक। प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो एड्रेस था देश के नाम में, उन्होंने भी 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घटनाओं का जिक्र किया था, लंदन ट्यूब बॉम्बिंग का जिक्र किया था। वो दुनिया को बताना चाह रहे थे कि ये सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं है, आपके भी दुश्मन है। और शायद वो ये भी कहना चाह रहे थे शायद कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर देर हो जाएगी, और ये अगर आप चुप रहेंगे तो आप भी इसके भुक्तभोगी बनेंगे। इसके बाद भी ये चुप्पी क्यों है सर वेस्ट में? पाकिस्तान दुनिया की टेररिज्म का फाउंटेन हेड है। कोई भी इंसिडेंट वर्ल्ड में लास्ट 30-35 ईयर में नहीं हुआ जिसके अंदर इनकी स्टैंप नहीं लगी हुई थी। हर चीज में इनकी स्टैंप है, जैसे आपने बोला लंदन ट्यूब बॉम्बिंग, हर चीज में इनकी स्टैंप है। कैन यू इमेजिन कि इस ओसामा बिन लादेन को, जो अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट, टेररिस्ट टारगेट था, इन्होंने कंटोनमेंट के अंदर एबटाबाद में उसको रखा हुआ था, डबल क्रॉस किया सबको जी। इन्होंने रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ क्या किया अफगानिस्तान में, सारी दुनिया जानती है। वो खुद गर्व से बोलते हैं उनके जनरल कि हमने उनके साथ ये कर दिया। तो हमारे हीरोज हैं, वो हमारे हीरोज हैं। और अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिकन रहे, उनको फेल करा दिया। कैसे? तालिबान को आगे करके। जब अमेरिका चला गया, अब तालिबान ने इनको सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया। आज के दिन में अफगानिस्तान हमारे साथ दोस्त बनना चाह रहा है। अब देखो पाकिस्तान की क्या हालत है।
ये टेररिज्म वो सारी दुनिया को खुद को भी खा रही। क्या हालत है? अफगानिस्तान इनसे खुश नहीं, बलूच इनसे खुश नहीं, वो तो खैर पूरा लिबरेशन चैंपियन ही छोड़ा हुआ है। बाल्टीज खुश नहीं है, हाँ। पश्तून खुश नहीं है, सिंधी पंजाबी को सह नहीं सकता क्योंकि पंजाबी सारा खा रहा है और सिंधी को पानी तक नहीं मिल रहा है। हाँ। सिंध को पानी नहीं रोक रहे हैं पंजाब में, और उधर ही डैम बना बना के अपनी खेती कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है पाकिस्तान के अंदर एक इम्प्लोजन हो रहा है, मगर ये जो टेररिस्ट है दुनिया को पाकिस्तान के पास ना एक गिफ्ट ऑफ ज्योग्राफी है। उनकी फिजिकल लोकेशन ऐसी जगह है कि इधर चाइना भी नजदीक है, ओल्ड सोवियत यूनियन भी उनके यहाँ नजदीक थी, ये सारे अरब वर्ल्ड भी उनके एक साइड में और फिर इंडिया एक तरफ। तो ये इसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो सारे जिन्हें किसी ने पूछा IMF से कि आपको पता है कि सारा पैसा मिलिट्री को जाएगा, ये जो आपने पैसा दे रहे हो, मगर दुनिया क्या कहती है? वो कहती है हम पाकिस्तान जैसे देश को टोटली फेल नहीं होने दे सकते, इसलिए हम पैसा दे रही है। IMF ने बोला कि वी कैन नॉट लेट a country of Pakistan size military nuclear weapons to totally fail। तो ये सर इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल निर्दोषों का खून बहाने में किया जा रहा है। और चलिए हम तो उनके दुश्मन हैं, वो तो आपका भी खून बहाते हैं, वो तो अपने लोगों का भी खून बहाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको सॉल्व होने में कुछ टाइम लगेगा, या तो वो खुद इम्प्लोड कर जाएंगे, उनके बंटवारा फर्दर हो जाएगा विद इन द कंट्री, या कोई और दुनिया में डेवलपमेंट। आज के दिन में इवन रशिया जो हमारा दोस्त है, उन्होंने भी कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट ही मारी। तो ये बात हमको समझना चाहिए, और ये इसके लिए हमको कॉन्शियस होना है कि आपको जंग में कोई साथ नहीं देगा, आपको लड़ना खुद है, इसलिए स्ट्रांग बनना जरूरी है। कैपेबिलिटी फर्स्ट, बाकी चीजें बाद। उसके पहले एक बात मैं समझ लेना चाहता हूँ कि किन मोर्चों पर आपको लगता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को और तैयारी करनी है, ताकि अगली बार, जो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर ऐसी कोई इवेंचुअलिटी होती है, जो कि वो मानने वाले तो है नहीं, आम जनता की राय वो मानेगा नहीं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, उन हालात में हम और कैसे तगड़ा सबक सिखा सकते हैं? देखिए, बात कैपेबिलिटी की जिस्ट है कि हमको कैपेबिलिटी है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने स्टेटमेंट लास्ट 4-5 साल में मारी कि हमको 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार करना है। हाँ। बाद में उसको कहा गया 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार करना, हाफ क्योंकि हमारे बीच में भी कभी घुस गए हैं लोग जो एंटी इंडिया नैरेटिव चलाते हैं। तो 2.5 फ्रंट, ये पॉलिटिकल सिस्टम भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया है। और जो हमारे बिपिन रावत जी थे, करंट CDS हैं, सर्विस चीफ्स हैं, उन्होंने भी बोला है कि हमको जो हमारी कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए नहीं है, हमको कैपेबिलिटी बनानी है, बाकी सारे फ्रंट्स को भी बचाना है। आज के दिन में बांग्लादेश भी कुछ दूसरी तरफ को जा रहा है, तो मतलब यही 3 फ्रंट को ही ना हमको डिफेंड करना। उधर म्यांमार से भी कुछ चाइनीज सपोर्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम एक ऐसा देश है, हमारा हिंदुस्तान, भारत, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और चाइना इसके अंदर भी, हिंद महासागर में भी, इंडियन ओशन में भी आने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए कैपेबिलिटी जो हमको बनानी है, हमने तो रिपीटेडली, मैं लिखता हूँ तो मैंने रिपीटेडली लिखा कि हमारे को जो डिफेंस बजट, आपको पता है सारी यूरोपियन कंट्रीज, NATO कंट्रीज ने 2% ऑफ GDP मैंडेटरी कर दिया। आपको पता है कि जापान, साउथ कोरिया ने 2% ऑफ GDP पे क्रॉस कर रहे हैं। जापान ने भी, जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक लिमिट डाली हुई थी कि 1% नहीं क्रॉस करेंगे, उन्होंने 3 साल पहले डिसाइड किया कि हम अब 2% में जाएंगे, 2027 में हमारा 2% क्रॉस होगा, और वो उसके पास पहुंच चुके हैं। 1.6-1.7% GDP जापान ने कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब सारे डिफेंस बजट बना रहे हैं, $2.64 ट्रिलियन वर्ल्ड के डिफेंस बजट। हम बहुत कम कर रहे हैं क्वांटिटी, जो थ्रेट है हमारे ऊपर। हमने रिकमेंड किया कि 3% ऑफ डिफेंस बजट, GDP हमारा डिफेंस बजट होना कम से कम आने वाले 10 साल। दूसरी बात, डिफेंस बजट इफ इट इज रिलेटेड टू GDP, हमारी GDP की ग्रोथ 8-9% होनी जरूरी है आने वाले 10-20 साल पे, ताकि हम
हमारे पास खर्च कर टोटल सकें। खर्चा जो हम कर सकें वो सिग्निफिकेंट हो। तीसरी बात, हर बार जब डिफेंस बजट अनाउंस होता है वो फौजियों की पेंशन के बारे में कुछ बोल देता है कि इतना परसेंट बेड। सारे हिंदुस्तान के हर गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो आईएएस है, फॉरेन सर्विस है, चाहे वो टीचर है, सबको पेंशन सेम फॉर्मूले से मिल रही। तो हमने तो ये कहा कि सारे देश की जो पेंशन है उसको एक ग्रुप में डाल दो, चाहे वो फौजी, बिकॉज आप सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की है पेंशन, और अलग कर दो डिफेंस बजट से, और डिफेंस बजट इज ओनली फॉर मिलिट्री यूज। तो ऐसे हमने बहुत सुझाव गवर्नमेंट को दिए हैं, और डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए। और फिर कैसे हम उस डिफेंस बजट को इस्तेमाल करें कि कोर कैपेबिलिटीज बढ़े हमारी, वो उसके लिए विचार सारा टाइम चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि पैसा हम खूब खर्च रहे हैं और उसके वेस्टफुल अनवांटेड कैपेबिलिटीज हमको नहीं चाहिए। और क्या क्या कैपेबिलिटीज है सबको पता है कि फाइटर स्क्वाड इंडियन एयरफोर्स के पास 31 है। इसकी डिबेट पार्लियामेंट में हो चुकी है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आ गए लास्ट 4-5 साल से, हम सब लिख रहे हैं कि वो 42 स्क्वाड्रन्स तो पुराने हिसाब के थ्रेट के मुताबिक थी। आज के दिल में 50 या 60 फाइटर स्क्वाड चाहिए, हम 31 पे हैं। और हमने तो ये तक कहा है कि अगर आज सारी डिसीजन आज लोगे तब भी हमको 20 साल लग जाएंगे 42 स्क्वाड। अगर आज सारी डिसीजन लो, क्योंकि जिसको ऑर्डर करोगे जहाज बनाएगा, वो सारा टाइम लगता है हर चीज के लिए। तो ये चीजें हमारे पास, एयर रिफ्यूलर जो है, कितना बड़ा देश है। हाँ, यू कांट हैव 6 एयर रिफ्यूलर्स या 4-6 एयर एवैक्स जिसको बोलते हैं आप। तो ये नंबर, और ये सब पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि सब जिन्हें जानते हैं, डिस्कशंस हैं और सब लोग लिख रहे हैं। सिमिलरली आर्मी नेवी के लिए सबमरीन चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर, जो भी चाहिए, ये थोड़ा और पैसा डालना उसके पड़ेगा। लिए पैसा डालना पड़ेगा। अच्छा सर, बहुत सारी डिटेल बातें हुई और मुझे लगता है कि आपने बड़ी टेक्निकल शब्दावली का भी प्रयोग किया है। तो अब मैं आपसे एक रैपिड फायर जो है बहुत जल्दी से सवाल पूछूंगा, और उसका जवाब आपको जो है बहुत जल्दी से हमारे दर्शकों के सामने रखना है। और पहला सवाल सर, तैयार हो जाइए आप। भारत की जीत के 3 कारण क्या है आपकी नजर? डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड फिजिकल एग्जीक्यूशन। पाकिस्तान की हार के 3 कारण आपकी नजर में क्या है? जितनी देर पाकिस्तान में आर्मी सारी देश को चलाएगी वो गलत डिसीजंस लेंगी। दूसरा, क्षमता जो है मिलिट्री की वो बहुत कम है। और तीसरी, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल हिली हुई है। इस जंग में भारत के 3 अचीवमेंट्स बड़े क्या है आपकी नजर में? सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमने डीप जाके उनके टेररिस्ट कैंप्स को बनाया और उसका सबूत सारी दुनिया को दिखा दिया। दूसरा, क्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री सारे तरह के मिलिट्री टारगेट्स को हमने अटैक किया और वो रिवर्स अटैक नहीं कर पाए। थर्ड, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम्स था, उन्होंने उनके हर तरह के अटैक को फाइल कर दिया, इंक्लूडिंग ड्रोन्स। पाकिस्तान के लिए 3 सबक क्या थे इस जंग से? सबक पहला, सुधर जाओ। दूसरा, हिंदुस्तान के साथ पंगा नहीं लेने की जरूरत। अच्छा, यू नो, वो पंगा नहीं दूर रहो। हाँ, दूर रहो। और चौथी बार है कि वो कोशिश करें कि ये टेररिज्म को स्टॉप करें, तभी सारा वर्ल्ड जो दुखी है उसको राहत मिलेगी। ठीक है सर, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, ट्रंप को एक लीडर के तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है उनके बारे में, क्योंकि हर दूसरे दिन वो डिफरेंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। उन्होंने पहले 128% डाल दिए टैरिफ्स, फिर कम करके हाफ कर दिए, फिर अब 10% पे, अब 5% की बात कर रहे हैं। तो बट वो क्या है, एक मार्केटिंग टाइप पर्सन है, ही इज अ बिजनेसमैन। हर जगह जाके जो बात करते हैं अल्टीमेटली वो उनको देखना है, मेक अमेरिका ग्रेट। आइडिया अच्छा है, पर वो मिक्स तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, पुतिन को आप वर्ल्ड लीडर के तौर पे कैसे देखते हैं? वेरी पावरफुल, वेरी क्लियर, एंड his aims he is achieving very, very systematically, like he's done in Crimea and in Ukraine. So you are giving more marks to Vladimir Putin than Mr. Trump. As a country, they may not be so strong because of their economy, but as a leader, decision maker, yes. Okay. प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वर्ल्ड लीडर, नंबर 1 रेटिंग वर्ल्ड में आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के, मैं नहीं कह रहा, सारी इंटरनेशनल सर्वे जो है, मोदी जी सबसे रिस्पेक्टेड लीडर है। और दूसरी बात मैं बताऊं, इनकी जो नॉलेज है ना, जब उन्होंने एआई समिट, ग्लोबल एआई समिट में 8 मिनट के लिए बोले थे मोदी, इतने हाई टेक्नोलॉजी के वर्ड्स
इंग्लिश में बोले थे। आई फेल्ट वेरी प्राउड। जब भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है दूसरे की हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रति शो करता है कि हाउ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज। और ये आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड का कि भारत के विश्व को 3 संदेश क्या है इस सारे एपिसोड के बाद से? हम किसी देश नागरिकों के अगेंस्ट नहीं, हम सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। हम सिर्फ टेरर को खत्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहते। और तीसरी बात है कि सारी दुनिया को इन्वॉल्व करना है पाकिस्तान को सुधारने के लिए, क्योंकि टेररिज्म सारी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। ग्रेट सर, आई मस्ट अप्रिशिएट, आपने सर बहुत पॉइंटेड जवाब दिए रैपिड फायर राउंड में। और एक सेगमेंट और रहता है और इसमें मैं एक सेंटेंस या एक फ्रेज बोलूंगा और वो सुनने के बाद आपके जहन में जो एक शब्द आता है, वन वर्ड, वो आपको बयान करना है। ये ज्यादा मुश्किल है। पहला है सर, भारतीय सेना। गर्व, सिंगल वर्ड। ओके। दूसरा, पाकिस्तानी सेना। टेररिज्म। तीसरा, भारत के लोग। अच्छे साफ दिल के लोग। चौथा, प्रथम गांव के निवासी। वो हमारे फ्रंट लाइन डिफेंस है। ओ ग्रेट, फ्रंट लाइन डिफेंस। आत्मनिर्भर भारत, ये सुन के पहला शब्द क्या आ रहा है? बहुत जरूरी। स्वदेशी हथियार। बहुत सक्सेसफुल। S-400, वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। द बेस्ट। ओके। आकाश मिसाइल। वेरी सक्सेसफुल। ब्रह्मोस, हाई स्पीड प्रिसिशन। ऑलराइट। और ये 10वां और आखिरी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बहुत जरूरी। या बहुत जरूरी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। एक बात मुझे सर बताइए, इससे पहले कि मैं आपको थैंक यू कहूं इस बातचीत के लिए लंबी, भारतीय राजनीतिक जो परिदृश्य था इस पूरे पहलगाम के बाद से आज तक, और भारतीय जनमानस, इंडियन सिटीजन्स जो हैं, उनको आपने कैसे रिएक्ट करते देखा? उनके बारे में आपने क्या महसूस किया, क्या फर्क देखा इस जंग में? देखिए, ये जो इंटरनल नैरेटिव, पॉलिटिकल और पब्लिक नैरेटिव था, आई थिंक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को जैसे कैरी किया और डिसीजन मेकिंग ली और किस तरह उन्होंने सारे देश को अपने साथ लेके चले, उससे ये नैरेटिव बना। और देखिए, सब पॉलिटिशियन आप जानते हैं, चाहे वो JNK के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, ओवैसी हैदराबाद में, क्या क्या अच्छे शब्द उन्होंने भी बोले। हाँ। और भी पॉलिटिकल पार्टीज जो अक्सर ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, वो भी सब पॉजिटिव। और देखो, जब अब ये डिसाइड किया गया प्रधानमंत्री ने कि मैं डेलीगेशन भेजूंगा वर्ल्ड में, कैसे सिलेक्शन किया, मैंने पूरी लिस्ट देखी है। शशि थरूर एक कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मगर किस तरह शशि थरूर ने अपने वीडियोस बना बना के या इंटरव्यू किया, बिल्कुल करण थापर के साथ उसने उनके लिए इंटरव्यू किया, कैसे अच्छे तरह से तोल तोल के उन्होंने अच्छे वर्ड। आई फील वेरी प्राउड कि इस बार हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने इकट्ठे होके एक कैरी किया है। और जो कॉम्पोजिशन जा रही हैं, चाहे वो DMK की होंगी, JDU के हैं, या सारी पार्टीज के जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, मनीष तिवारी कांग्रेस के जाएंगे, तो ये सब अच्छे लोग सिलेक्ट करके जो अच्छा बोल भी सकते हैं और कन्वे भी कर सकते हैं, सोचते भी हैं और लिखते भी हैं। तो इसलिए आई थिंक ऑन दैट काउंट आई एम वेरी प्राउड एंड आई होप कि ये जब थोड़ा चीजें शांत हो जाएंगी, पब्लिक हमेशा फौज के साथ है और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ है। सारी भारतीय जो पब्लिक है उसने बहुत सफर किया। ये जो लोग मरे 26, सब इनोसेंट छोटे छोटे मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। तो भारत के जो पब्लिक है उनको बहुत चोट लगी थी, और इसलिए जब भी कोई देश डिसाइसिव एक्शन लेता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है पब्लिक, और वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, इस सारे एपिसोड पर आप कोई किताब लिखेंगे क्या? बहुत कुछ लिखना है अभी बहुत कुछ लिखना है मुझको, और लिखता रहूंगा जितनी देर मेरे में। आपको पता है कि मेरे 1040 पब्लिश्ड आर्टिकल है लास्ट 10 सालों के अंदर,
और आज भी मैं तकरीबन हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरा एक आर्टिकल पब्लिश होता है। तो हमारा तो एक देश सेवा है। मैं अपने आप को सेवादार कहता हूँ। मैं अपने आप को ग्राउंड सोल्जर कहता हूँ अपने देश का। और पे बैक कर रहे हैं हमारे को जो भी हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है लाइफ का, हम उसको पे बैक कर रहे हैं। जैसे हमने ये डायलॉग किए, इसी तरह ही से ही मेरे आर्टिकल बनते हैं, बिकॉज वही मेरे थॉट और क्रिस्टलाइज होते हैं। और जरूर इसके ऊपर भी कुछ आर्टिकल लिखा जाएगा। यस, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, और बहुत विस्तार में आपने बहुत सारी बातें बताई। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है जो पॉडकास्ट देखेंगे उनको भी भारतीय सेना, हमारी आत्मरक्षा प्रणाली जो है, और जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है डिफेंस में, उसके बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। राजेंद्र देव जी, थैंक यू सो मच। और इस मंच पे आपने हमको एक मौका दिया, एंड मैं चाहता हूँ कि आपका मंच और बढ़े और देश की सेवा करे जैसे आप लोग सब मिलके कर रहे हैं। थैंक यू।